Well, my dear students, welcome you all. Today in this session, I have taken few important questions from the topic effect of temperature on resistivity. So, let's start without any delay. Although these matters are in the questions forms, but I hope if you have the previous knowledge regarding the temperature effect on resistivity or resistance, then it will be very easy for you, and these questions are very important for your board examination point of view and competitive point of view as well. So without any delay, let's start today. The first question is, as the temperature of a metallic resistor increases, the product of its resistivity and conductivity. We know that, just I am writing about the topic, just I want to revive the previous lectures regarding the temperature and resistivity relations. As we have discussed, on increasing the temperature of a metallic conductors, when that means when the temperature of a metal is changed, then resistivity and hence the resistance is also changed. यानी जब किसी कंडक्टर चालक में धारा प्रवाहित होती है, उसका प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ता है। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ता है, यानी इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। लेकिन सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक में या कुचालक में इसकी जो है प्रतिरोधकता घट जाती है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इट मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए या इंसुलेटर के लिए, दोनों के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव बोथ फॉर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एंड फॉर एलाइज, एलाय जो होते हैं, जो जिसमें कई सारे मेटल का कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं, इसकी रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, बहुत ही कम पड़ता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से इसके टेम्परेचर पे कोई, इसके प्रतिरोध पर, इसके प्रतिरोधकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंडक्टिविटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये जो डिफरेंस फर्क पड़ता है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है, एज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक रजिस्टर इंक्रीजेज, मेटेलिक रजिस्टर मीन्स हमारा कंडक्टर है, मीन्स हमारा जो है मेटेलिक कंडक्टर है, इंक्रीजेज द प्रोडक्ट ऑफ इट रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दीस। क्या इसमें से रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं, देख लीजिएगा, कभी किसी बोर्ड के एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, हमने पहले पढ़ाया था आपको, ये जो फार्मूला बताया गया था आपको कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो और एक और बताया गया था कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू, ये रेजिस्टिविटी है L अपॉन, पहले उसकी बता रहा हूं, और इसकी जो वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है M N E स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A, L अपॉन A। देखिए रेजिस्टेंस होता है M N E स्क्वायर टाउ L अपॉन A, where M is the mass of electron, N is the electron density per cubic meter, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ जो होते हैं ये क्या होते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन पीरियड होता है। किसी भी कंडक्टर में ऑलमोस्ट ये क्या होता है, मास भी कांस्टेंट होता है। मास यानी जो रेजिस्टिविटी हमारी हुई ये M
रजिस्टिविटी जो हमारी हुई एम एन ई स्क्वायर टाउ, और जो है ये रजिस्टिविटी होती है। मास कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट एक वैल्यू होती है। तो अब इसीलिए जो है इसको जो है यहाँ पे हमने रजिस्टेंस मान लिया है, और इसको हम अगर L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल आता है, रजिस्टेंस। हालांकि टेम्परेचर चेंज होने से L और A की वैल्यू भी चेंज होती है। देयर इज स्लाइट चेंज इन L एंड A। L is the length of the conductor through which the current is flowing and A is the cross-sectional area through which the current is charge are passing। ये भी इसमें होता है, लेकिन बहुत स्लाइट होता है। लेकिन L बाई ए भी क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। L बाई ए इज ए कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं कि और ये भी होता है, ये रजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है, ये है रो और ये है सिग्मा, दोनों में रिलेशन ये होता है, दोनों में रिलेशन ये होता है। यानी जब रजिस्टिविटी जो होती है, यानी जो रजिस्टिविटी होती है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। रजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा होती है। तो ये दिया हुआ है कि क्या होगा, तो बताइए क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, जो बढ़ेगा तो क्या होगा, जब बढ़ेगा हमारा, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, हम डायरेक्ट इसी पे आ रहे हैं, जब टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो हमारी जो रजिस्टिविटी है ये भी क्या होगी, बढ़ेगी, या रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगी। ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी या रजिस्टिविटी दोनों बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी, यानी प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी, हमारी रजिस्टिविटी हमारी है रो और कंडक्टिविटी हमारी कितनी है, प्रोडक्ट कंडक्टिविटी हमारी है ये। तो ये क्या होगा, ये अब देखिए, चाहे आप रजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी के टर्म में लिख दीजिए, यानी रजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं इसको 1 बाई सिग्मा इंटू सिग्मा इज इक्वल टू 1, जो कि हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ये, हाँ कांस्टेंट क्वांटिटी है। यानी प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विल नाइदर इट विल इंक्रीज, ना तो ये डिक्रीज भी नहीं करेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ने से तो बढ़ेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कंडक्टिविटी कम होगी। ध्यान रहेगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी लेकिन कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि दोनों का रिलेशन हम ये जानते हैं कि ये रिलेशन जानते ही हैं हम ये। तो ये इज इक्वल टू क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो पता है, ये सभी को पता है, ये सबको पता है। जैसे इसे देखिए प्रूव भी हो गया। क्या रजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिख दीजिए या कंडक्टिविटी को रजिस्टिविटी के फॉर्म में लिख दीजिए, रिजल्ट विल बी सेम। मींस प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसमें ऑप्शन सी हमारा क्या है, ये करेक्ट है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज इज रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज। इट इज वेल नोन फैक्ट, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों ही चेंज होती है। तो अब पूछा द रेशियो ऑफ रजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी, रेशियो ऑफ रजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट, या मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल टेम्परेचर। क्या होगा इसमें, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा अपनी आइडिया कुछ अप्लाई कीजिए, कुछ आइडिया अप्लाई कीजिए, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में सब ये आ जाएगा। ये भाई टेम्परेचर सपोज कर लिए बढ़ रहा है, टेम्परेचर हमारा कंडक्टर है, ये हमारा जो क्या है, ये कंडक्टर है, ये जो फॉर ए कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारी क्या होगा, रजिस्टिविटी
ये भी इंक्रीज करेगी और इसीलिए हमारी रजिस्टिविटी या रजिस्टेंस दोनों इंक्रीज करेगा। लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, ये कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। तो जब एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, ये तो सभी को पता है। तो ये क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ रजिस्टिविटी, द रेशियो ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी मीन्स रो, कंडक्टिविटी मीन्स सिग्मा, इन दोनों का रेशियो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट करेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, या क्या होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल टेम्परेचर। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा और बहुत से लोगों ने आंसर भी निकाल लिया होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी बढ़ती है। जब रजिस्टिविटी बढ़ रही है, जब रजिस्ट्री, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अब देखिए ये तो बढ़ गई, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हुई, कम हो गई। ये बढ़ गई, ये बढ़ गई है और कंडक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, फिर इंक्रीज का होगा। क्योंकि ये जो है सपोज कर लिए, पहले मान लिया कि सपोज कर न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 0.10 थी, अब ये बढ़ करके 0.20 हो गई है। तो रजिस्टिविटी पहले मान लिया कि 0.1 थी, अब ये घट करके कितनी हो गई है, कम और हो गई है, क्या हो गई है, कम हो गई, 0.5 सपोज कर लिए, सॉरी 0.05 हो गई है। तो जब ये इसमें इतना यानी 0.1 से 0.20 हो रही है, 0.1 से 0.05 हो रही है, तो क्या होगा, अल्टीमेट जो दोनों का रेशियो आएगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी रेशियो ऑफ रजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ये रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, ध्यान रहे। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज किए होंगे, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रजिस्टिविटी बढ़ती है, जब रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। इस हिसाब से एक ऊपर का चीजें बढ़ रही है, पहले कुछ थी अब बढ़ के कुछ और हो गई है, अब ये कुछ थी कम हो गई कुछ और हो गई है, तो एक बढ़ रही है नीचे वाली क्वांटिटी कम हो रही, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, रेशियो ऑफ रजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। इसमें क्या होगा, इंक्रीज, यानी इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें क्या है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वेल आगे बढ़ते हैं। Which of the following quantities do not change when a resistor connected to a battery is heated due to current? यानी एक रजिस्टर है, ये आपको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट, सारे क्वेश्चन उसी से सब उसी से रिलेटेड है, टेम्परेचर कोफिशिएंट से ही, सॉरी उसी से रिलेटेड है। Which of the following quantities do not change when a resistor connected to a battery is heated? जाहिर सी बात है, जब बैटरी किसी इसमें लगा देंगे, सपोज कर लीजिए कि ये हमारी ये बैटरी है और इसको हमने किसी कंडक्टर में, कंडक्टर हमारा है इसमें लगा दिया है, इसमें करंट फ्लो होकर के जा रही है। जब करंट फ्लो होगी तो हीट होगा, तो हीट होने की वजह से क्या होगा कंडक्टर में, ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस होता है लेकिन कम होता है, रेजिस्टेंस काफी कम होता है, जो सभी को पता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है करंट फ्लो होने से, बैटरी लगाने से, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट चेंज, कौन सी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ड्रिफ्ट स्पीड, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आपको बताया गया था पहले भी, आप लोग अभी जस्ट इसके पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी कंडक्टर का, कंडक्टिंग मटेरियल का, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, जिसकी वजह से रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो रजिस्टिविटी तो बढ़ जाएगी, चलिए ठीक है, तो रजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। रजिस्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, रजिस्टिविटी बढ़ने से यानी रजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। और साथ यानी इसकी वैल्यू है रो, व्हेन टी
इज इंक्रीज्ड। ठीक, तो क्या होता है, रजिस्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। इस रजिस्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, हमारी कंडक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा, यानी आर ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जब ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हालांकि फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और तीसरा क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहले इसको देख लीजिए, पहले ड्रिफ्ट स्पीड देख लीजिए। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, वीडी का जो फॉर्मूला है आपने देखा होगा, ई अपॉन एम इंटू टाउ, यही तो होता ना। ई यहां पर ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टी रिलैक्सेशन टाइम। आपको पता है, अभी जब हमने देखा है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के प्रभाव पे, जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम होता है। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, इसके इस तरह से देखिए, वीडी ये ड्रिफ्ट स्पीड है, ये इस तरह देखिए, जब हमारा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो वीडी भी हमारी क्या होगी, कम होगी। ड्रिफ्ट स्पीड भी हमारी क्या होगी, कम होगी, यानी ड्रिफ्ट स्पीड भी चेंज हो जाएगी। और आपको ये भी बताया गया था कंडक्टर के केस में कि इसमें इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उतने तो रहेंगे ही रहेंगे। और बैटरी तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगी नहीं कि बैटरी लगी है फ्री, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाती है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके। तो इसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये नहीं चेंज होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज हो जाएगी, रजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। सिर्फ हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन डी हमारा जो है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये नहीं चेंज होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स will not change। ठीक है, अभी कंडक्टर के केस हमने पढ़ा भी था, क्योंकि कंडक्टर है ये। अच्छा, चौथा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये कंपटीशन में आ चुका है, ये बहुत पहले आया है, बहुत पहले की बात है ये अभी आपको बताया गया था कि जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, ये ज्यादातर कांस्टेंट लिया गया है, हर एक प्रॉब्लम में लिया गया है। लेकिन रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ये कांस्टेंट नहीं होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा रेजिस्टेंस टेम्परेचर coefficient, actually it is not a constant quantity, actually it's not a constant, it varies with change in temperature, it varies with चेंज इन टेम्परेचर के वेरी करने से ये भी चेंज हो जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में 95% केसेस 98% केसेस में इसकी वैल्यू करीब करीब कांस्टेंट होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होती है, एक्चुअली में थोड़ा स्लाइड चेंज होता है टेम्परेचर के साथ साथ। मींस जो अल्फा है टेम्परेचर का भी क्या है, एक फंक्शन है, यही हमको दिया हुआ है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर अल्फा टी मींस अल्फा यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। यहाँ पे t जो है टेम्परेचर है, यानी अल्फा टेम्परेचर के साथ साथ इस तरह से चेंज हो रहा है। इफ R0 इज रेजिस्टेंस है T0, यानी R0 जो है, R0 रेजिस्टेंस है कब, ये 20 और ये है R है जब हमारा T बराबर किसके है, ये T के है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो एक
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, अल्फा की जो डेफिनेशन बताई थी पहले इसमें बताया गया था, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर जीरो इंटू 1 बाई डेल्टा टी। ये फ्रैक्शनल चेंज, ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन आर। और आर जीरो क्या है? वर्जिनल रेजिस्टेंस है, वर्जिनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। और डेल्टा की क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। तो ठीक है, इस तरह से देखिए इसको थोड़ा सा जैसे बताया गया था, जैसे हमने इंटीग्रेशन की मेथड बताया था। इंटीग्रेशन मेथड इसीलिए बताई गई थी कि ये एक्चुअली में अल्फा कांस्टेंट नहीं रहता है, इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसलिए इसको जब कर सकते हैं हमारे, यानी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे रिलेशन से, डी आर विल बी इक्वल टू अल्फा आर जीरो एंड डी टी, ये है। अब इसको क्या करना है? रेजिस्टेंस पता करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये करेंगे, ये रेजिस्टेंस को डी आर। लेकिन रेजिस्टेंस कहां से चेंज हो रहा है? आर जीरो से आर जा रहा है, यानी इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। लिमिट यानी आर जीरो से लेकर के आर तक जा रहा है। और ये जो हमारा है, देखिए आर जीरो कॉन्स्टेंट है, ये नहीं चेंज हो रहा है। आर जीरो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ये नहीं चेंज हो रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है? अल्फा, अल्फा एंड डी टी। डी टी इज द टेम्परेचर, टाइम से नहीं कंफ्यूज होना चाहिए। तो डी टी इज द टेम्परेचर, अल्फा इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी इसीलिए दिया हुआ है अल्फा टी, मीन्स अल्फा इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और इसको कहां जाएंगे? ये टेम्परेचर कहां से शुरू हो रहा है? जीरो से लेकर के टी तक जा रहा है। बस इसको अब जो है वैल्यू रखिए, में अल्फा दी हुई है। अल्फा कितना दिया हुआ है? अल्फा टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये हमें दिया हुआ है। तो अब इस रिलेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आर जीरो, ये हो जाएगा जीरो से लेकर के टी, ये दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू डी टी। डी टी देखिए, ये आर जीरो था, ये आर जीरो था, ये अल्फा है और ये डेल्टा टी। वही रिलेशन, वही बस थोड़ा सा अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। इसको देखिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये है जीरो से लेकर के टी, ये है 3t स्क्वायर डी टी प्लस 2t इंटू डी टी। बस अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको अब जो है ये इंटीग्रेट कीजिए। आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ठीक है भाई, वैल्यू पुट कीजिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आर जीरो इसको बाहर रखने दीजिए, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3t पावर 3 अपॉन 3 यूजिंग दिस फार्मूला। यूजिंग यानी ये कैसे आया है? यूजिंग दिस फार्मूला आया है। सिमिलरली जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन लिमिट लगानी है जीरो से लेकर के t तक। बस आपका हो गया। अब इसको देखिए, इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा आर जीरो, ये देखिए 3 इससे कैंसिल, 2 इससे कैंसिल, तो t3 जो है ये हो जाएगा, जब इसकी लिमिट रखेंगे तो t3 माइनस जीरो, t3 माइनस जीरो प्लस टी स्क्वायर माइनस जीरो, लिमिट रखने पर सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो इसकी जो वैल्यू आई है आर जीरो टी क्यू प्लस आर जीरो टी स्क्वायर आ गई है। आपका सॉल्व हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जो इसको हमें जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह हो जाएगा आर माइनस आर जीरो, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। तो इट इज इक्वल टू आर जीरो टी क्यू प्लस आर जीरो टी स्क्वायर, या इसको एक तरफ कर लीजिए, अगर इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो यह हो जाएगा आर जीरो प्लस आर जीरो टी क्यू प्लस आर जीरो
टी स्क्वायर। आर जीरो सब में है तो आर जीरो कॉमन ले लीजिए। आर जीरो जो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर। या इसको ऐसे कर लीजिए कि आर जीरो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू, ये रिलेशन है। इसमें देखिए कौन सा सही है इसको। देन आर इज इक्वल टू ए है आर जीरो 6t प्लस 2, ये नहीं है। आर इज इक्वल टू 2 आर जीरो 3 प्लस 2t, ये भी नहीं है। सी इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू आर जीरो 3 प्लस टी स्क्वायर, यार ये हमारा सी ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये तो रॉन्ग है। ये यानी हमारा जो आंसर आएगा इसमें, जो सिंप्लीफाई करने पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स का यूज जो है खासतौर से डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशियल कैलकुलस का, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबका यूज जो है ये बहुत ज्यादा है इसमें। तो आपने देखा कि जो है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है R इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू आई है। ये एक क्वेश्चन इसको देख लिया, इसको हमेशा अपने कॉपी में कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे नोट की ताकि आपको याद रहे। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो उस पर जो इस तरह से इस कंसेप्ट पर आधारित है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट ए कांस्टेंट, इट वेरीज विद टेम्परेचर। इसका ये क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के उसमें भी आ सकता है और उसे कंपटीशन में भी आ सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना रहने दीजिए। इसको पढ़िए, समझिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।